गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री फॉलो कर रहे हैं जिसके राइटर हैं सतीश चंद्रा। बच्चों, हम नॉर्थ इंडिया के जो 3 शक्तिशाली साम्राज्य हैं उनकी बारे में पढ़ रहे थे और लगभग पढ़ चुके थे। फ़िलहाल हम लोग उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे जो पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, आज उसी को हमें फॉलो करना है। The armed forces were very important for the maintenance and expansion of the empire. We have already cited evidence from Arab travelers that the Pal, Pratihar and Rashtrakoot kings had large and well organized infantry and cavalry and large number of war elephants. बच्चों, अपने साम्राज्य को बनाए रखने और उसके विस्तार करने के लिए सेनाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती थी और बहुत से अरब यात्रियों ने अपने ट्रैवल अकाउंट्स में इस बात के सबूत दिए हैं, साक्ष्य दिए हैं कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट यानी तीनों राजा जो हैं उनके पास, तीनों राजवंशों के राजाओं के पास बहुत ही सुव्यवस्थित और बहुत विशाल सेना होती थी, जिसमें इन्फेंट्री और कैवलरी दोनों होती थी। इन्फेंट्री यानी जो पैदल सेना होती है और कैवलरी यानी जो घुड़सवार सेना। इसके अलावा इन लोगों के पास युद्ध में लड़ने के लिए जो ट्रेंड हाथी होते थे वो हाथी भी होते थे। एलिफेंट्स वर सपोज टू बी एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड वर ग्रेटली प्राइज्ड। The largest number of elephants was maintained by the Pal kings. हाथियों को ताकत का प्रतीक माना जाता था और बहुत ही इम्पोर्टेंस दी जाती थी हाथियों को अपनी सेना में रखने में। पाल राजा बहुत बड़ी संख्या में हाथियों को अपनी सेना में रखते थे। लार्ज नंबर्स ऑफ हॉर्सेस वर इम्पोर्टेड बोथ बाय राष्ट्रकूट एंड प्रतिहार किंग्स बाय सी फ्रॉम अरेबिया एंड वेस्ट एशिया एंड ओवरलैंड फ्रॉम खुरासान, ईस्ट पर्सिया एंड सेंट्रल एशिया। बहुत बड़ी संख्या में घोड़ों को आयात किया जाता था। राष्ट्रकूट और प्रतिहार दोनों राजा समुद्र मार्ग से, अरब से, पश्चिम एशिया से, इसके अलावा पूर्वी जो खुरासान है, खुरासान ईस्ट पर्सिया यानी ईरान, आज का जो पूर्वी ईरान वाला हिस्सा है, इसके अलावा मध्य एशिया से अच्छे किस्म के घोड़ों को बहुत बड़ी तादाद में आयात किया जाता था, मंगवाया जाता था। द प्रतिहारा किंग्स आर बिलीव्ड टू हैव हैड द फाइनेस्ट कैवलरी इन द कंट्री। और प्रतिहार राजाओं के ऐसा विश्वास है, जताया गया है कि प्रतिहार राजाओं के पास जो है बेहतरीन कैवलरी फोर्सेस थी, यानी घुड़सवार सेना थी उस समय देश में। घुड़सवार या जो रथ होते हैं, देयर आर नो रेफरेंस टू वार चैरियट्स विच हैड फॉलन आउट ऑफ यूज। Some of the kings, especially the Rashtrakuta kings, had a large number of forts. They were garrisoned by special troops and had their own independent commanders. वार चैरियट्स यानी जो रथ वाली सेना होती थी उसके बहुत ज़्यादा सबूत नहीं मिले हैं और इस समय तक इनकी परंपरा समाप्त हो गई थी और इंडिपेंडेंटली घोड़ों का उपयोग किया जाता था। कुछ राजा, खासतौर से राष्ट्रकूट राजा जो है, अपनी सुरक्षा, अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए किलेबंदी करते थे, यानी किलों का निर्माण, फोर्ट बनाते थे। इन किलों में विशेष सेनाओं को रखा जाता था और इन किलों में एक स्वतंत्र जो सेनानायक, कमांडर की नियुक्ति की जाती थी। The infantry consisted of regular and irregular troops and of levies provided by the vassal chiefs. जो इन्फेंट्री यानी पैदल सेना होती थी बच्चों, उसमें दोनों
तरह के सैनिक होते थे। एक नियमित जो परमानेंट सैनिक होते हैं वो होते थे, और इसके अलावा इर्रेगुलर यानी जो ऐसे सैनिक जो युद्ध के समय आवश्यकता पड़ने पर ही आते थे। ठीक है। और इसके अलावा जो सामंत होते थे राजाओं के अंडर में, राजाओं के अधीन में जो सामंत मुखिया होते थे, वो भी सेना समय समय पर अपनी सेना राजा की सहायता के लिए प्रोवाइड करते थे। पैसे के रूप में भी, पैसा वगैरह जो भी है हर तरीके से। रेगुलर ट्रूप्स वर ऑफन हेरिडिटरी एंड समटाइम्स ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ ऑल ओवर इंडिया। जो रेगुलर ट्रूप्स थी यानी जो नियमित सेनाएं थी, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ हेरिडिटरी, यानी एक सैनिक है उसका पुत्र भी राजा की सेना में एक सैनिक नियुक्त किया जाता था इस तरह से। और सेना ऐसा नहीं होता था कि सेना किसी भी मतलब पर्टिकुलर एरिया के जो उसका रिक्रूटमेंट है, उसकी जो सैनिकों की नियुक्ति है, वो किसी पर्टिकुलर एरिया को फॉलो करे, ऐसा नहीं है। ऑल ओवर इंडिया से, पूरे भारतवर्ष से सैनिकों को लिया जाता था और सेना में नियुक्त किया जाता था। Thus the Pal infantry consisted of soldiers from Malwa, Khasa, Lata and Karnataka. पाल की सेना, पाल राजाओं की सेना में जो सैनिक होते थे वो मालवा से भी होते थे, असम से भी होते थे, साउथ गुजरात एरिया से भी होते थे और कर्नाटका से भी होते थे। The Pal kings and perhaps the Rajputas had their own navies, but we do not know much about their strength and organization. ऐसे कुछ सबूत मिले हैं कि पाल राजाओं और राष्ट्रकूट राजाओं के पास अपनी खुद की नेवी यानी नौसेना थी, लेकिन उसके बारे में वो कितनी मजबूत थी, कितनी ऑर्गेनाइज्ड थी, कितनी ताकतवर थी, इसके बारे में कोई ख़ास एविडेंस नहीं है। द एम्पायर्स कंसिस्टेड ऑफ एरिया एडमिनिस्ट्रेटेड डायरेक्टली एंड एरियाज रूल्ड ओवर बाय द वेसल चीफ्स। The latter were autonomous as far as their internal affairs were concerned and had a general obligation of loyalty, paying a fixed tribute and supplying the quota of troops to the overlord. जो साम्राज्य होता था वो दो तरीके से होता था। एक तो वो इलाका जो सीधे सीधे राजा के कंट्रोल में होता था और राजा उस पर अपना प्रशासन करके उसको नियंत्रित करता था। इसके अलावा साम्राज्य में ऐसे भी इलाके आते थे जो राजा की पहुंच से, राजा के इलाकों से जो है उसकी पहुंच से दूर होते थे और उनको कोई सामंत मुखिया उन पर शासन करता था। और जो ये सामंत मुखिया जो जिन इलाकों पर शासन करता था वो ऑटोनॉमस होते थे, स्वायत्त होते थे, आंतरिक मामलों में जो है वो अपने खुद के फैसले लेते थे, लेकिन राजा के प्रति वफादारी और समय समय पर राजा को फिक्स अमाउंट में पैसा पहुंचाना, धन पहुंचाना, या जो भी लगान का तरीका होता है उसका एक अंश, एक पार्ट, एक हिस्सा पहुंचाना, और जब ज़रूरत पड़े तो अपनी निजी सेना को राजा को भेजना, ये ज़रूर करना होता था उसको। Sometimes a son of a vassal chief was required to stay in attendance of the overlord to guard against rebellion. और कभी कभी जो है सामंत का जो बेटा होता था, है ना, वो अक्सर जो है किसी भी तरह का विद्रोह, अगर कोई विद्रोह हो रहा है कहीं पे, तो उस विद्रोह से निपटने के लिए वो ओवरलॉर्ड यानी अपने ऊपर का जो भी उसके ऊपर राजा हो या उससे ऊपर कोई बड़ा सामंत हो,
वहाँ पर उसको उसके दरबार में जाना पड़ता था और मतलब अपनी सेवाएं देनी पड़ती थी. The vassal chiefs were required to attend the darbar of the overlord on special occasion, and sometimes they were required to marry one of their daughters to the overlord or one to of his sons. वासल चीफ जो होते थे बच्चों, यानी जो सामंत मुखिया होते थे, उन्हें राजा का दरबार विशेष आयोजनों में या विशेष अवसर पर या बुलाने पर राजा का दरबार अटेंड करना होता था और राजा अपनी पुत्रियों का विवाह राजा से या राजा के पुत्रों से करना पड़ता था. बट द वासल चीफ्स always aspired to be independent, and wars between them and the overlord were frequent, है ना. लेकिन जो ये सामंत मुखिया होते थे बच्चों, ये हमेशा अपने आप को स्वतंत्र करने की कोशिश करते थे. राजा का कहना वो अपनी स्वेच्छा से नहीं मानते थे. वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि राजा उनके ऊपर रहें या वो राजाओं के दबाव में काम करें. ठीक है. और अक्सर उनकी कोशिश रहती थी कि वो इंडिपेंडेंट हों, और कभी कभी इस कोशिश में अपने ऊपर के जो भी हो, चाहे राजा हो चाहे बड़ा सामंत हो, उनसे इनके युद्ध होते रहते थे. Thus the Rajputas had to fight constantly against the vassal chiefs of Vengi and Karnataka. The Pratiharas had to fight against the Parmaras of Malwa and the Chandelas of Bundelkhand, है ना. तो इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि राष्ट्रकूट राजाओं को अक्सर वेंगी और कर्नाटक के जो सामंत हैं उनसे युद्ध करना पड़ता था. इसके अलावा प्रतिहारों को मालवा के परमार और बुंदेलखंड के चंदेलों से भी युद्ध करना पड़ता था, जो कि स्वयं उनके साम्राज्य में आते थे. बच्चों, आज का वीडियो हम लोग इसी तक रखते हैं और आगे कल फिर आगे के पैराग्राफ्स को डिस्कस करेंगे. बच्चों, मैं पैराग्राफ बाय पैराग्राफ इसको एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ, और आपको अगर ये मध्यकालीन इतिहास के बारे में समझना है, पढ़ना है, सतीश चंद्रा की लिखी हुई बातों को समझना है बच्चों, तो आप हर पार्ट को देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा. किसी एक पार्ट से आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा कि हमने, तो आप वन बाय वन हर पार्ट को फॉलो करिए, तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी बच्चों. ओके बच्चों, तब तक गुड नाइट.